Hello guys, so this is basically the beginning of theoretical lecture on kinetic theory of gases। यहाँ से बेसिकली गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे पिछले बार किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था पिछले लेक्चर में जो थियोरेटिकल लेक्चर था कि प्लीज़ सर ऑल्सो स्टार्ट लेक्चर ऑन थर्मल फिज़िक्स। तो यहाँ से बेसिकली मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी ग्रेविटेशन के बाद थोड़ा थर्मल फिज़िक्स की ओर बढ़ते हैं, और उस दिशा में ही मैं जो सबसे पहला चैप्टर ले रहा हूँ दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ले रहा हूँ गाइज। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सिलेबस में है क्या बेसिकली। तो देखो ऊपर वाला जो ये है दिस इज़ जेई एडवांस सिलेबस, और नीचे जो यूनिट 9 और यूनिट 8 करके लिखा हुआ है दिस एंड दिस, ये जेई मेंस का सिलेबस है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ले रहा हूँ, तो उसमें मैं ये डिस्कस करूँगा सबसे पहले इक्वेशन ऑफ, नॉट सबसे पहले, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। सो ये एक परफेक्ट गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट डिस्कस करूँगा। वर्क डन वाला चीज़ अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशंस वगैरह डिस्कस करेंगे, प्रेशर कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस देखेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखेंगे। और ये वाला जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, इसको मैं एक डिफरेंट चैप्टर में गाइस बताऊंगा, मतलब यहाँ पे मैं कवर नहीं करूँगा उसको। मीन फ्री पाथ और एवोगैड्रो नंबर तो देखेंगे ही, तो ये वाला एक डिस्कस नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, ये वाला डिस्कस नहीं करूँगा। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द जेई मेंस। अगर थर्मल फिजिक्स मतलब जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव में देखें तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, कैलोरीमेट्री नहीं करूँगा, लेटेंट हीट नहीं करूँगा, हीट कंडक्शन इन वन डायमेंशन ये सब नहीं करूँगा, ये सब हीट ट्रांसफर में होगा गाइस बेसिकली। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन भी वहीं पे करूँगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग भी हीट ट्रांसफर में ही करूँगा। यहाँ पे जो इससे बेसिकली कवर है वो आइडियल गैस लॉज बेसिकली मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट्स देखो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दे के लिखा हुआ है, बिट CV एंड CP फॉर मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक गैसेस, तो ये सब मैं अलग से डिस्कस करूँगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आप बेसिकली ध्यान में रखना, क्योंकि उससे ही कहीं ना कहीं उससे भी मैं यहाँ पे रिलेट करूँगा नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद तो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है, बल्क मॉडल ऑफ गैसेस है, ये सब डिफरेंट चैप्टर में मैं कवर करूँगा। हीट एंड वर्क का इक्विवेलेंस, ये सब सारा अभी थर्मोडायनेमिक्स आ गया है। तो अगर जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से देखो तो यहाँ पे कहीं भी KTG नहीं लिखा हुआ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिखा नहीं हुआ है गाइज, बट जेई मेंस में लिखा हुआ है। बट ये आप समझ के मत चलो कि जे एडवांस पढ़ रहा हो तो मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ूंगा ही नहीं। जैसे आइडियल गैस लॉज ये सब लिखा हुआ है तो आप पढ़ लोगे तो कोई ऐसा वेस्ट नहीं जाएगा। जस्ट सुन लो इस लेक्चर को, जे मेंस में भी आपकी मदद मिलेगी, और जे एडवांस में भी अगर कहीं टच कर दिया कुछ उस तरीके से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स तो आपको वहाँ पे भी हेल्प मिलेगा गाइज। तो चलो इस डायरेक्शन में मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को गाइज। तो सबसे पहले मैंने बताया लेट्स डिस्कस अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बेसिकली गाइस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो रुडोल्फ क्लॉसियस और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने डेवलप किया था इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन गैस लॉज इन टर्म्स ऑफ द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन के टर्म्स में आप गैस लॉज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उस दिशा में बेसिकली रुडोल्फ क्लॉसियस और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सोचा था इसको। और इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अजम्पशंस पढ़ते हैं कि व्हाट आर द अजम्पशंस बिफोर एक्चुअली प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द थ्योरी। तो कुछ अजम्पशंस हम देखेंगे बेस्ड अपॉन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नेचर ऑफ द गैसेस। तो चलो एक एक करके हम सबसे पहले अजम्पशंस देखते हैं गाइस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अजम्पशन बेसिकली एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखते हैं। सबसे पहला है पॉस्टुलेट कि हर एक गैस, एवरी गैस स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से कंसिस्ट होकर बनती है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ये आप सभी लोगों को पता है। और एक किसी गिवन गैस का जो मॉलिक्यूल से वो आइडेंटिकल होता है, बट अगर आप गैस चेंज कर दोगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो जाएंगी। तो ये तो बहुत ही ईजी सा चीज़ है जो आपको ऑलरेडी मालूम है, बट दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ गाइज। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉस्टुलेट। अभी सेकेंड देखते हैं। सेकेंड बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास गैस के वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। एक गिवन गैस के बारे में बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो एक गिवन गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑल आइडेंटिकल, स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। सो दिस इज द सेकंड पॉस्टुलेट व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रिलेटेड टू द समथिंग कॉल्ड मीन फ्री पाथ, वहाँ से कुछ रिलेटेड है ये। और ये बोल रहा है कि जो साइज़ है हमारे पास, जो मॉलिक्यूल की साइज़ है दैट इज़ नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो अगर मॉलिक्यूल्स आपके किसी कंटेनर के अंदर है तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूल का साइज़ है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन और बेसिक पॉस्टुलेट बोल सकते हो गाइस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ मॉलिक्यूल बेसिकली। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स दी अजम्पशन। तो सबसे पहला अजम्पशन है दैट इज़ रिगार्डिंग मोशन। तो मोशन के रिगार्डिंग में हम अजम्पशन देखते हैं गाइस। सबसे पहला अजम्पशन रिगार्डिंग मोशन, तो उसके लिए क्या है, ध्यान से सुनना कि जब भी कंटेनर के अंदर, मतलब वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट
गैस मॉलिक्यूल्स विद इन अ कंटेनर, कन्फाइंड विद इन अ कंटेनर, तो वहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स मूव करती हैं कंटेनर के अंदर, दैट्स कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़। तो गैसेज जो है वो रैंडमली मूव कर रही हैं। अगर मैं कंटेनर यहाँ पे दिखाऊंगा ऐसे लाइक दिस, तो इसके अंदर अगर गैस मॉलिक्यूल है तो गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर रैंडमली मूव कर रही है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। यहाँ पे टोटल 3 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं ऑब्वियसली, बट अगर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई ऐसे मिला के आप लोगे तो टोटल 6 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। तो उतने पॉसिबल डायरेक्शंस में रैंडमली मूव कर रही है गैस विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, जितने भी पॉसिबल वेलोसिटीज है उसके अकॉर्डिंग। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ जो है, द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाई बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। तो जो गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, दैट इज बेसिकली ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन इन्फिनिटी। सो ये होती है स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बट एक बात और भी ध्यान रखना कि गैस मॉलिक्यूल का स्पीड 0 की तरफ नहीं है, इट्स बेसिकली वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ये एक्चुअली में इसके अंदर मूव कर रही है। एंड दीज ऑल आर असम्पशंस रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में मूव कर रही है, बट लिमिटिंग कंडीशन में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, बट एक्चुअल में बहुत हाई स्पीड है, वेरी हाई स्पीड, नॉट ओनली हाई स्पीड, यू नीड टू राइट वेरी हाई स्पीड। और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मूविंग विथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, बट अभी इतना जानो कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उस पर ही मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसिकली मूव कर रही है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, वो बेसिकली इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स पे ही मूव कर रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम। सो दिस इज ऑल अबाउट द assumptions रिगार्डिंग मोशन। अभी हम देखते हैं assumption रिगार्डिंग कोलिजन। कोलिजन के रिगार्डिंग क्या assumption है? तो जो assumption है कोलिजन के रिगार्डिंग, सबसे बेसिक assumption है और सबसे इंपॉर्टेंट assumption है कि जो भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है, जैसे लेट अस हैव दिस कंटेनर अगेन, ये हमारे पास कंटेनर है और इसके अंदर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स है। तो मोशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया assumption। कोलिजन के बारे में देखो क्या है, अभी क्योंकि ये सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स है दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, तो ऑब्वियसली इनकी कोलिजन होगी विथ अदर मॉलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन होगी एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे देखो टोटल 6 वॉल्स है कंटेनर के, तो उनके साथ भी कोलिजन होगी। तो assumption क्या है, दैट ऑल दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट assumption। इस assumption को हम मैथमेटिकली अप्रोच करके ही प्रेशर्स बाद में निकालेंगे कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे कितने प्रेशर लग रहे हैं। सो ये बहुत ही ध्यान देना कि जितने भी कोलिजन्स हैं विद इन दिस कंटेनर एंड वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो वहाँ पे कोलिजन्स क्या है, परफेक्टली इलास्टिक हैं। एंड दैट्स वाई टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। वी बेसिकली ऑलरेडी नो अबाउट द कोलिजन। सो दिस वाज अबाउट द कोलिजन। उसके बाद अभी देखते हैं assumption रिगार्डिंग फोर्स। फोर्स के रिगार्डिंग अपना क्या assumption है? वेल सबसे पहला जो assumption है कि हमारे पास कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होंगी। सो वी आर कन्फाइंड टू व्हाट, वी आर यू कैन से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल गैस विद इन दैट कंटेनर, और उस पर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अप्लाई कर रहे हैं। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली वी आर अप्लाइंग अपॉन द आइडियल गैस, उसके अंदर आइडियल गैस है हमारे पास। एंड दैट्स वाई यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज एक्ट्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट assumption नंबर 1 रिगार्डिंग फोर्स। सेकेंड क्या है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है अमंग द मॉलिक्यूल्स इज इनइफेक्टिव। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को आपको नज़रअंदाज करना है बिकॉज वो इनइफेक्टिव है, बहुत ही कम है वो। वी डोंट नीड टू टेक द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इनटू अकाउंट, अट्रैक्शन नॉट अट्रैक्टिव, इनटू अकाउंट। एंड ऐसा क्यों? बिकॉज जो मासेज हैं हमारे पास, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मासेज तो बहुत कम है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, और वो बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं। सो इस टर्म पे मतलब ऐसा होने के कारण ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को हम इनइफेक्टिव मानते हैं इस केस में। सो दैट वाज अबाउट द assumption रिगार्डिंग फोर्स। नाउ assumption रिगार्डिंग प्रेशर। प्रेशर के रिगार्डिंग assumption देखो, एक्चुअली दिस इज नॉट एन assumption एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो ये क्या बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली जब मूवमेंट कर रही है मॉलिक्यूल्स अंदर, तो ऑब्वियसली वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड कर रही है। एंड कोलाइड करने के कोलाइड करने के कारण क्या होगा कि उस मॉलिक्यूल के मोमेंटम में चेंज आएगा। जैसे कि देखो, मैं ये कंटेनर बना है, हमारे पास इधर गैस मॉलिक्यूल्स है, ये कॉन्स्टेंटली मूवमेंट है रैंडम डायरेक्शन में। रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करते करते मान लो इसकी कुछ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिसके कारण ये इस वाले वॉल से टकरा गई। तो टकराने के बाद क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, मैंने बताया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो उसकी मोमेंटम जस्ट ऐसे पीछे हो जाएगी। पहले इस डायरेक्शन में मोमेंटम थी, दिस इज पॉजिटिव एक्स अगर आप मानोगे तो, फिर बाद में नेगेटिव एक्स में हो जाएगी। तो कुछ उनकी चेंज इन मोमेंटम हुई है, उस मॉलिक्यूल की कुछ मोमेंटम में चेंज हुई है। तो वो मोमेंटम चेंज बेसिकली वॉल्स पे भी ट्रांसफ़र हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट
ट्रांसफर इन मोमेंटम प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये बेसिकली है। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली एन एजम्पशन है इसमें, बट वो मैं और भी ज़्यादा अच्छे से मैथमेटिकल जब अप्रोच अभी दिखाऊंगा आपको इसके टर्म्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के टर्म्स में, तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। सो दैट वाज अबाउट दी एजम्पशन रिगार्डिंग प्रेशर। नाउ एजम्पशन रिगार्डिंग डेंसिटी, यहाँ पे हमें जस्ट ये मानना है कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे आपके पास कंटेनर है, तो किसी भी पॉइंट पे आप अगर डेंसिटी को किसी और दूसरे पॉइंट की डेंसिटी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको इक्वली मिलेगा। मतलब डेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंटेनर विद इन द कंटेनर इज कांस्टेंट। डेंसिटी इज बेसिकली व्हाट? कांस्टेंट विद इन द कंटेनर। सो दिस इज बेसिकली द अजम्पशन रिगार्डिंग द डेंसिटी गाइस। इसके बाद देखो, क्योंकि मैंने बताया कि केटीजी जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हम अंदर गैस ले रहे हैं, दिस गैस इज बेसिकली आइडियल गैस, हम आइडियल गैस ही ले रहे हैं। तो इस टर्म्स में अगर अजम्पशन की बात करें हम विथ रिस्पेक्ट टू द आइडियल गैस, प्रॉपर्टीज अजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि ऑब्वियसली देखो यहाँ पे क्या है, इनसाइड विद इन द कंटेनर क्या है, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में है और सारी डायरेक्शन में वो सारे पॉसिबल वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रही है विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़ इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, सारे में पॉसिबल वेलोसिटी के साथ इन सारे डायरेक्शन में मूव कर रही है। बट एक बात यहाँ पे समझने वाली क्या है कि यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ओबे कर रहा है वो मॉलिक्यूल्स। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ओबे कर रहा है, आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हो आप। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अजम्पशन। सेकेंड में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ लाइक मीन मोमेंटम, क्योंकि रैंडम मोशन हो रहा है अंदर देखो, तो अगर आप मीन मोमेंटम निकालोगे तो वो ज़ीरो आएगा। सिमिलरली मीन वेलोसिटी निकालोगे तो वो ज़ीरो आएगा, मतलब आना चाहिए। इसको मीन वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, मीन टर्म्स को ऐसे लिख सकते हो लाइक दिस। उसके बाद जब आप स्क्वायर ऑफ द मीन वेलोसिटी निकालोगे तो वो नॉन ज़ीरो आएगा, बट क्यूब ऑफ द मीन वेलोसिटी निकालोगे तो वो ज़ीरो आना चाहिए, एंड क्यूब फिफ्थ पावर ऑफ मीन वेलोसिटी निकालोगे तो वो भी ज़ीरो आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ द मीन वेलोसिटी निकालोगे तो वो ज़ीरो नहीं होगा, बट मीन वेलोसिटी निकालोगे तो वो ज़ीरो होगा। फिर फोर्थ पावर ऑफ मीन वेलोसिटी निकालोगे तो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों तो आपस में रिलेटेड है, ये ज़ीरो होना चाहिए, ये ज़ीरो होना चाहिए, तो ये चीज़ है, मीन मोमेंटम ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ से ही बेसिकली ये सब चीज़ें निकल कर आई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो केटीजी को पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, दैट इज़ मीन फ्री पाथ। व्हाट इज़ मीन फ्री पाथ? दिस इज ऑल्सो रिटन इन द सिलेबस, मीन फ्री पाथ। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसको हम जनरली लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो गाइस। सो दिस इज बेसिकली द मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। उसके बाद की अगर मैं पॉइंट डिस्कस करूँ, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो कोलिजन में टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ कोलिजन इज बेसिकली नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टाइम टेकन बाय द मॉलिक्यूल टू कवर द मीन फ्री पाथ। सपोज करो कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में आपको टी टाइम लग रहा है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, बट जब कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वो टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो T1 है। सो T1 बोल रहा है बहुत 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 छोटा है एक्चुअल मीन फ्री पाथ को तय करने के टाइम से। सो ये बोल रहा है बेसिकली जो अपना एजम्पशन है यहाँ पे। अभी फिफ्थ नंबर देखते हैं, ये मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ। ये क्या कह रहा है कि व्हेन अ गैस इज टेकन इनटू अ वेसल, अगर आप एक वेसल में गैस को लेकर जा रहे हो तो वो बेसिकली गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वेसल। सबसे पहली बात ये बोल रहा है, ये गैस जो है दैट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वेसल। तो अगर आप कोने कोने में भी देखोगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ही है, जिसके कारण उसका डेंसिटी, मॉलिक्यूलर डेंसिटी बोल लो या मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो, वो हर एक डायरेक्शन में आइडेंटिकल होगा। सो डेंसिटी बोल लो, डेंसिटी मीन्स व्हाट, मॉलिक्यूलर डेंसिटी, या फिर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, मतलब अंदर इतनी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है केटीजी के तहत, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे, उसमें आप जो भी गैस को अंदर डाले हो कंटेनर के अंदर, वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्म है। तो डेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट पे वो सेम होगी। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में मान लो देख रहे हो तो एक्स डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी होगा। तो एक पॉइंट पे मान लो आप एक कोने पे जा रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, दूसरे कोने पे जा रहे हो वहाँ पे देख रहे हो, तीसरे कोने पे जा रहे हो वहाँ पे देख रहे हो, तो आपको हर जगह एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम मिलेगी। तो इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी है अंदर गाइस इस कंटेनर के अंदर। और तभी जो स्क्वायर मीन वेलोसिटी का आप स्क्वायर लोगे, स्क्वायर ऑफ मीन वेलोसिटी, मतलब स्क्वायर करके मीन लोगे, लाइक मान लो कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है आपकी, तो उसको स्क्वायर कर दे रहे हो डॉट 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 अपॉन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कम्प्लीटली। सो ये कर दे रहे हो,
सो ये बेसिकली एक्स डायरेक्शन की जो है वही वाई डायरेक्शन की होगी, वही जेड डायरेक्शन की होगी, ऐसा कुछ होगा। जो स्क्वायर मीन वेलोसिटी है वो इक्वल होगा। सिमिलरली प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इन ऑल द डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो सेम होगा। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, जो हमने यूनिफॉर्मिटी का अजम्पशन माना है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटायर वॉल्यूम ऑफ वेसल, जो भी हमारे पास गैस है वो। लास्ट अजम्पशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या कह रहा है कि जितने भी हम अजम्पशन ऊपर लिए हैं, ऊपर जितने भी हम अजम्पशन डिस्कस किए अलग अलग तरीके से, लाइक अजम्पशंस रिगार्डिंग फोर्स, कोलिशन, मोशन, प्रेशर, डेंसिटी, अजम्पशन रिगार्डिंग आइडियल गैस, उसमें हमने फिर ये 5 अजम्पशन डिस्कशन किया। तो ये सारी अजम्पशन कब वैलिड है? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, व्हेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द कंटेनर इज़ ह्यूज। ह्यूज मतलब क्या? आपके पास कुछ नंबर होना चाहिए। तो येस, आई हैव दैट नंबर। जो नंबर है दैट इज़ comparable to Avogadro's number. Avogadro's number मतलब Na, that is 6.023 into 10 to the power 23. तो एक मोल के लिए दिस इज नोन एज 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जितनी भी assumptions हैं वो परफेक्टली प्रैक्टिकल हैं, अच्छा खासा मतलब प्रैक्टिकल है। नॉट, आई कैन नॉट से परफेक्टली प्रैक्टिकल, बट इट्स प्रैक्टिकल यू कैन से। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपके कंटेनर के अंदर होंगे तो वो सारे assumptions प्रैक्टिकल हैं, और ये सिचुएशन भी प्रैक्टिकल है KTG की गाइस। नाउ बिफोर मूविंग इनटू दी मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस KTG, कुछ चीज़ें मतलब assumptions के रिगार्डिंग में मैं और बताना चाहता हूँ। लाइक सबसे पहले जो हमने ये वाला assumption स्टडी किया था 5th नंबर अबाउट यूनिफॉर्मिटी, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके रिगार्डिंग में मैं अगर बताना चाहूँ यहाँ पे, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कॉल्ड स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट से रिलेटेड है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। तो जब भी आप मतलब हमारे पास कंटेनर है, देखो आपने गैस को इंट्रोड्यूस किया इस कंटेनर में, इंट्रोड्यूस करने के बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने में कुछ टाइम लगेगा। सो आफ्टर अ सफिशिएंट टाइम स्टेडी स्टेट में तब हमारी सिस्टम जाएगी, और स्टेडी स्टेट में जाने के बाद जो डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, मतलब देखो डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बोल लो आप, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। सो डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ इंडिपेंडेंट होंगे। स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद ये इंडिपेंडेंट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन, डायरेक्शन एंड टाइम। सो ये बेसिकली ये 5th पॉइंट को ही मैं, जो 5th पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया था उसको और भी प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, और भी एग्जैगरेटेड तरीके से बता रहा हूँ। और ये वाला एजम्पशन तभी ट्रू है ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल्स हमारे पास बहुत ही लार्ज नंबर में है। तो इसको और भी अगर मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ तो आप इस एजम्पशन को ऐसे समझो कि सपोज़ करो हमारे पास देखो अगेन कंटेनर है, एंड इस कंटेनर में हमारे पास आइडियल गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अभी सपोज़ करो किसी एक कॉर्नर पे, लाइक दिस कॉर्नर, इस कॉर्नर पे मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया है, एंड इस कॉर्नर पे, नीचे वाले कॉर्नर पे मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया है, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, मान लो 3 इंटू 10 टू द पावर 18 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। तो इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे भी इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 3 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने ही चाहिए। एंड ये नंबर जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये एजम्पशन का मतलब ये है, टू बी वेरी स्पेसिफिक और भी क्लियर करने के लिए। सिमिलरली आप अगर मान रहे हो किसी एक जगह पे, यहाँ पे अंदर कंटेनर में दिस इज़ 1 जगह एंड दिस इज़ 2 जगह, जस्ट सपोज, तो अगर इस 1 जगह पे मान लो 400 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, और वो 400 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है, तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इस वाले वॉल्यूम, जो फर्स्ट वॉल्यूम है सेकंड वॉल्यूम है, दे बोथ आर इक्वल, मैंने जैसा अभी माना 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगेन मान लो, तो पहले वाले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 400 मॉलिक्यूल्स है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन x डायरेक्शन है, तो यहाँ पे भी सेम ही होना चाहिए, x डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए इस वाले 1 सेंटीमीटर क्यूब पे भी, और ये भी टाइम के साथ नहीं चेंज होगा। सिमिलरली अगर आप y डायरेक्शन में भी देखोगे इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में, तो वो भी वेलोसिटीज चेंज नहीं होने की। तो इस चीज़ को ही बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं कि नंबर्स जो हैं या वेलोसिटीज़ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में है, तो ये सब सिमिलर और सेम होना चाहिए, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टाइम वेरिएबल। तो ये जब आप मान रहे हो तो उनकी बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेक्वेंस है। आपको वो कंसेक्वेंस बताने के लिए मैं वापस से इस चीज़ को रिपीट किया हूँ। इसका इंटरेस्टिंग कंसेक्वेंस क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना। सपोज़ करो हमारे पास एक स्मॉल वॉल्यूम है डेल्टा वी, इस कंटेनर के अंदर ही सपोज़ करो यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम है हमारे पास डेल्टा वी है, और उस डेल्टा वी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर का एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है, इसके अंदर का एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है, उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जस्ट सपोज करो वी वेक्टर है। अभी समझो कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल आया
उस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड किया और उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो गई, वी वेक्टर से कुछ और वेलोसिटी हो गई, वी डैश वेक्टर हो गई। क्या है सिनेरियो कि डेल्टा वी मैंने वॉल्यूम लिया है, उस वॉल्यूम के अंदर कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, उसमें से एक मॉलिक्यूल लिया है जिसकी वेलोसिटी वी वेक्टर थी जब मैंने देखा। अभी क्या हुआ, एक दूसरे मॉलिक्यूल आया, उसको धक्का मारा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुई, इसकी वॉल्यूम उसकी वेलोसिटी चेंज होगी टू वी डैश वेक्टर। लेकिन हमें अभी अजम्पशन के तहत क्या पता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है डेल्टा वी में, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे उनकी वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। बट अगर उनमें से एक की वेलोसिटी चेंज हो जा रही है टू सम डिफरेंट वेलोसिटी, तो वहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या होगा कि किसी दूसरे वॉल्यूम की किसी दूसरे मॉलिक्यूल को उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद द सेम वेलोसिटी वी वेक्टर। तो उसके साथ भी कुछ कोलिजन हुई होगी किसी दूसरे वॉल्यूम के किसी दूसरे गैस को, और वो आके इसकी जगह को रिप्लेस कर दिया विद द वेलोसिटी वी वेक्टर, तब जाकर डिस्ट्रीब्यूशन वापस से सेम हुई है। तो ऐसा चीज़ हमेशा रिपीट होता रहेगा कंटेनर के अंदर कि एक की वेलोसिटी चेंज हुई तो दूसरी की वेलोसिटी सेम चेंज होकर उसकी जगह पे आ गई, और पहला वाला की जिसकी चेंज हुई वो किसी दूसरे वॉल्यूम को रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसा बेसिकली पूरा ट्रेंड में ये रैंडम मोशन हो रहा है गाइस। तो इसके तहत मैं क्या लिख सकता हूँ इफेक्टिवली, अगर मैं देखूंगा इस चीज़ को, तो हम इन सब कोलिजन्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बोथ द कोलिजन जो यहाँ पे हुआ, फर्स्ट कोलिजन सेकंड कोलिजन, इन दोनों को नेग्लेक्ट करके बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो सेम वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू किया है वी वेक्टर के साथ। तो ये मुझे बताना था कि ये कंसेक्वेंस है। देखो एक्चुअल में तो हो रहा है, हर एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिर दूसरा रिप्लेस कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमने अजम्पशन माना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छे से यूनिफॉर्म है कि आप एक मॉलिक्यूल की कंटिन्यूस वेलोसिटी वी वेक्टर मान सकते हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ से अगर मॉलिक्यूल स्टार्ट कर रहा है दिस ए, मान लो ये देखो फिगर में दिस इज ए, लेट मी मेक इट विद अ डिफरेंट कलर, ये ए है। तो यहाँ से अगर मोशन स्टार्ट हो रही है किसी मॉलिक्यूल की और वो इस वाले बी वाले वॉल पे जा रहा है, तो बीच में बहुत सारे कोलिजन के साथ जा रहा है। बट इस एजम्पशन के तहत आप इसको मान सकते हो कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से स्टार्ट किया और जस्ट जाता यहाँ गया विदाउट एनी कोलिजन, क्योंकि जो भी कोलिजन हो रहा है वो बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है। तो आप ऐसा मान सकते हो, यू मे नेग्लेक्ट द कोलिजन्स एंड से दैट द मॉलिक्यूल कंटिन्यू विद द सेम वेलोसिटी। और ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आपकी कैलकुलेशन ग्रेटली सिंप्लीफाई हो रही है गाइस। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से बताना था, आई थिंक मैंने बता चुका है। उसके बाद देखो, जो काइनेटिक थ्योरी की एजम्पशन है, केटीजी की एजम्पशन है विद रिस्पेक्ट टू द गैसेस, वो बेसिकली रियल सिचुएशन वाले गैसेस को लो डेंसिटी में आप लोगे तो वो सही होगा वहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पे बात रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस की होती है। तो रियल गैस को भी जब आप बहुत ही लो डेंसिटी और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे लोगे तो वो परफेक्ट गैस बन जाएगा, आइडियल गैस बन जाएगा। तो कुछ उस तरीके की बात ही है यहाँ पे। उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं बताया था वहाँ पे एजम्पशंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी एक चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस कब एक्चुअली रोल में आएगी, तो रियल मॉलिक्यूल्स बेसिकली एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर, बट जब एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लार्ज है, जो कि यहाँ पे हम मान रहे, जो एवरेज सेपरेशन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। जो इलेक्ट्रिक फोर्सेज हैं उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये काफ़ी लार्ज है, दिस इज़ वेरी लार्ज एंड दैट्स वाई वी कैन नेग्लेक्ट दिस इलेक्ट्रिक फोर्सेज ऑल्सो। उसके बाद रियल मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होता है कि जो कोलिजन है उसको भी आप वहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कंसिडर कर सकते हो, लेकिन कब कंसिडर कर सकते हो, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तब रियल मॉलिक्यूल्स के बीच में भी आप कोलिजन्स को इलास्टिक कंसिडर कर सकते हो, अगर टेम्परेचर बहुत हाई नहीं है तो यहाँ पे भी जो केटीजी की एजम्पशन है और रियल मॉलिक्यूल्स की एजम्पशन है वो ऑलमोस्ट अलाइन करती है जब टेम्परेचर बहुत हाई ना हो। तो सिमिलरली जब आप वॉल्स के साथ कोलिजन देख रहे हो, तो वॉल्स के साथ जब आप कोलिजन देखोगे तो इलास्टिक ही होगा इवन इन केस ऑफ रियल गैसेस भी, जब टेम्परेचर ऑफ दिस वॉल एंड टेम्परेचर ऑफ दिस मॉलिक्यूल ये दोनों सेम होगा तो ऑलमोस्ट रियल होगा वहाँ पे। तो ये भी कुछ ज़्यादा वायलेशन नहीं है, जो एजम्पशन हम लिए हैं उसका कुछ बहुत बड़ा हम ऐसा वायलेशन नहीं कर रहे हैं अगर उस टर्म्स में भी देखा जाए तो इस चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है आपके पास, अभी अंदर किसी ने गैस मॉलिक्यूल्स लाया, उसकी टेम्परेचर डिफरेंट है, वॉल्स की टेम्परेचर डिफरेंट है, बट थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दोगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, मॉलिक्यूल्स आपस में भी आ जाएंगी और इस वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी आ जाएंगी, तो सेम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तब इलास्टिक कोलिजन होगा। तो एक स्टेडी स्टेट वाला टर्म यहाँ पे भी वैलिड है कि आपने गैस को रखा तो स्टेडी स्टेट अचीव होने के लिए थोड़ा टाइम वेट करो, उसके बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। मतलब ज़्यादा आप इतना भी ज़्यादा एजम्पशन नहीं ले रहे हो कि रियलिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर खड़े हो। सो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन को आइडियल सिचुएशन के साथ कंपेयर कर रहा था गाइज। So this is all. Abhi now let's move into the mathematical thing. So for calculation of the pressure of an ideal gas, let me make a container of cubical form, like cubical vessel and having edge L. So हमने क्या consider किया है,
आइडियल गैस कंसिडर किया है जो कि एनक्लोज्ड है इस क्यूबिकल वेसल में। इस क्यूबिकल वेसल की जो एज है दैट इज एल है, और जो कॉर्नर है वेसल की, देखो ये ओरिजिन है, वो है, दिस ओ इज बेसिकली दी ओरिजिन, वो कॉर्नर है। एंड जो डायरेक्शन हमने लिया है एक्स वाई एंड जेड एजेस के अलॉन्ग लिया, वो आपको दिख रहा है, दिस इज वेरी मच क्लियर। उसके बाद दो मैंने एरियाज लिए हैं, मतलब पैरेलल फेसेस जो कि परपेंडिकुलर है एक्स डायरेक्शन के, वो A1 है और A2 है, ऑपोजिट फेसेस हैं। उसके बाद मैंने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है जो कि v वेक्टर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखो ये जो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दिखाया, दिस इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल, आइडियल गैस मॉलिक्यूल है जो कि v वेक्टर से मूव कर रहा है, और उसके कंपोनेंट्स मैंने लिए एक्स डायरेक्शन में Vx, y डायरेक्शन में Vy एंड z डायरेक्शन में Vz लिया है गाइस। तो अभी आप सोचो कि व्हेन दिस मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद द फेस A1 फेस के साथ जब ये मॉलिक्यूल ये वाला कोलाइड करेगा, तो जो x कंपोनेंट की वेलोसिटी है उसकी, क्योंकि देखो A1 जो है वो x डायरेक्शन में, मैंने बताया x डायरेक्शन में ही मैंने फेस लिया है जो x डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो जब x डायरेक्शन वाला वेलोसिटी, जब इस मॉलिक्यूल को आप A1 के साथ कोलिजन वाला एज्यूम करोगे, तो जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। सो व्हेन द मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद द फेस A1, तो जो x कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो बेसिकली रिवर्स हो जाएगा, जबकि y और z कंपोनेंट, जो Vy और Vz कंपोनेंट है, उसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोलिजन सिर्फ x डायरेक्शन पे हो रहा है। तो ये तो आपको कोलिजन वाले चैप्टर से बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दी कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। सो जो चेंज इन मोमेंटम होगा, मॉलिक्यूल की जो चेंज इन मोमेंटम होगी, अगर मैं A1 के साथ कोलिजन की बात करूँ, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा हमारे पास, दैट विल बी व्हाट, देखो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mf/v(f) माइनस mi(vi), फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा। फाइनल मोमेंटम देखो, जब यहाँ पे ये ट्रैवल कर रहा है v वेलोसिटी वेक्टर से, x डायरेक्शन में कितना है, vx वेलोसिटी है, कोलिजन के जस्ट पहले से vx वेलोसिटी होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद इस तरफ हो जाएगा vx। तो इसको मैंने पॉजिटिव x माना है, दिस इज पॉजिटिव x एंड दिस इज नेगेटिव x माना है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज नेगेटिव ऑफ vx, तो मास तो हमारे पास सेम है m, सो m माइनस ऑफ vx एंड माइनस m vx, पॉजिटिव ऑफ vx हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज माइनस ऑफ 2m vx आ जाएगा। दिस इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का इतना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है आफ्टर इट्स कोलिशन विथ A1 सरफेस। अभी हमें पता है कि हमारे पास जो मोमेंटम है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ कोलिशन, और उसके तहत मैं बोल सकता हूँ कि जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल है, हमने मॉलिक्यूल का चेंज निकाल लिया, मॉलिक्यूल के मोमेंटम में कितना चेंज है निकाल लिया, बट नाउ बिकॉज मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ कोलिशन, तो आप वॉल के मोमेंटम को जस्ट उसके नेगेटिव बता सकते हो। तो माइनस 2mvx आया था, आप वॉल के मोमेंटम में चेंज को 2mvx बोल सकते हो। सो दिस इज डेल्टा p डैश, ये मुझे निकालना था। नाउ अभी सोचो, कोलिशन हो गई, सबसे पहले ये मॉलिक्यूल यहाँ गया, A1 के साथ टकराया, वापस ये कोलिशन के बाद इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ जैसे जैसे ये मूव करेगा, सो बेसिकली इट इज़ ट्रैवलिंग नाउ टुवर्ड्स A2। अभी A2 की तरफ ये ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुका है विद द वेलोसिटी vx, और डायरेक्शन के साथ आप बोलोगे तो vx बोलो, नहीं तो ऐसे माइनस ऑफ vx बोल दो। सो अभी इस मॉलिक्यूल की किसी और फेस के साथ कोलिशन एक्सेप्ट A2 के साथ, A2 के साथ छोड़ के किसी और फेस के साथ अगर कोलिशन होगी, तो ये जो vx है या माइनस vx है, वो उसमें कुछ चेंज नहीं आने की, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में टुवर्ड्स नेगेटिव ऑफ x, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट इज़ वेरी मच नोन, ये हमें पहले से पता है। और हम ऐसा भी देखो, एक्चुअली में इसकी कोलिजन होगी बिटवीन A1 एंड A2, लेकिन अभी जो मैं प्रीवियस अजम्पशन बताया था आपको, ये वाला इंटरेस्टिंग कंसेक्वेंस जो बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो उसके तहत आप मान सकते हो कि A1 के बाद जब कोलिजन किया पहला, उसके बाद ये बिना किसी कोलिजन के जस्ट A2 पे आया, तो उसके तहत मैं इसको मान रहा हूँ कि A1 से कोलिजन करने के बाद ये डायरेक्ट A2 पे गया है विदाउट एनी इन बिटवीन कोलिजन, और ऐसा हम अजम्पशन के तहत मान सकते हैं, KTG के अजम्पशन के तहत। तो यहाँ से जब आप डिस्टेंस देखोगे बिटवीन A1 एंड A2, तो डिस्टेंस कितना है, एज मैंने L लिया है, सो डिस्टेंस बिटवीन A1 एंड A2 इज बेसिकली L हमारे पास डिस्टेंस है, या मीन फ्री पाथ यहाँ पे इसको बोल सकते हो। तो एक्चुअली में देखो, मीन फ्री पाथ क्या होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको मीन फ्री पाथ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मीन फ्री पाथ दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का एक्चुअली डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ ये नहीं है, तो इसको जस्ट आप L बोल लो, जस्ट डिस्टेंस बिटवीन A1 एंड A2, A1 एंड A2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज L है, दैट इज एज ऑफ द क्यूब। इसीलिए यहाँ से अगर आप टाइम निकालोगे, टाइम टेकन फॉर दैट मॉलिक्यूल टू मूव बिटवीन A1 एंड A2, तो आपको वेलोसिटी पता है vx, आपको डिस्टेंस पता है L, सो L अपॉन vx इज बेसिकली टाइम टेकन इन ऑर्डर फॉर दैट मॉलिक्यूल टू ट्रैवल फ्रॉम A1 टू A2। उसके बाद A2 पे वापस से कोलिजन होने के बाद क्या होगा ये, तो देखो यहाँ पे जो हम बेसिकली देख रहे हैं, A1 से मूव किया A2 तक, उसको कितना टाइम लगा, L अपॉन vx। A2 के बाद A2 पहुँचने के बाद वो A2 के साथ कोलिजन करेगा और वापस रिबाउंड करेगा टुवर्ड्स A1, और फिर A1 के साथ कोलाइड करेगा आफ्टर अनदर टाइम L अपॉन vx।
ऐसा होगा। यहाँ से आया, इसके साथ कोलिजन किया, यहाँ गया, वापस A1 के साथ कोलिजन किया, तो 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन हो रही है यहाँ पे, अगर मैं बीच के कोलिजन्स को नेग्लेक्ट करूँ तो। एंड दस द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी व्हाट, 2L/Vx। दिस इज व्हाट, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल विथ A1 के साथ। तो यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल विथ A1 इन यूनिट टाइम बोलूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं? सो दैट विल बी इक्वल टू 1/Δt n, and that will be equal to 1/Δt, so that will be equal to Vx/2L. From here you can see from here. तो एक हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल, वो कितना है? दैट इज इक्वल टू 2mvx है। दूसरा है यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, दैट इज Vx/2L। तो यहाँ से कितना एक्चुअली मोमेंटम इम्पार्ट हो रहा है वॉल को पर यूनिट टाइम, वो मैं लिख सकता हूँ ΔF इज इक्वल टू वॉट, n ΔP'। ये इजीली मैं लिख सकता हूँ। So that is equal to Vx/2L into 2mvx. So 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ, m/L Vx²। So this is basically the momentum imparted per unit time to the walls because of that very molecule, उस molecule के कारण। और ये कुछ नहीं बल्कि हमें न्यूटन सेकेंड लॉ से पता है that force is equal to rate of change of momentum. So this is what, change in momentum per unit time. तो ये basically क्या है, this is nothing but force. That this is the force exerted on the wall A1 due to this very molecule. इस molecule के कारण जो A1 wall है उस पर जो force imparted है, जो exert किया है इस molecule ने, वो है basically ये। So यहाँ से अगर मैं total force की बात करूँ, if I'm going to talk about the total force due to all the molecules, सारे molecules के कारण मान लो total force, तो वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको just यहाँ पे उसको summation करना पड़ेगा, m/L Vx²। So यहाँ से m/L बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बी सिग्मा Vx² लाइक दिस, ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से आप एक चीज़ और सोच सकते हो कि क्योंकि हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात ऑलरेडी कर ली है, मतलब सारे डायरेक्शन, जो x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है, z डायरेक्शन है, वो सारे हमारे लिए इक्विवेलेंट डायरेक्शन है। दैट्स वाई उस डायरेक्शन की अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो जो वेलोसिटी होगा उन डायरेक्शन में, Vx², Vy², Vz², ये सारे हमारे पास इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑल डायरेक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, 1/3 सिग्मा Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/3 सिग्मा V², जहाँ पे V² बेसिकली समेशन ऑफ ऑल दीज 3 Vx² प्लस Vy² प्लस Vz² है। सो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, F इज इक्वल टू 1/3 m/L इंटू सिग्मा V²। जस्ट मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ यहाँ से यहाँ पे देखो, मैंने बोला सारे मॉलिक्यूल्स के लिए है, बट मैंने मास जो है स्मॉल m लिया था, तो मैंने यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल कंसिडर किया था। बट अब अगर मान लो कि आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिस्टम में है, पूरी जो हमारे पास वेसल है, क्यूबिकल वेसल है, उसके अंदर मान लो कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो वहाँ से आप F इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई m/L इंटू सिग्मा V²/n ऐसा लिख सकते हो। सो दिस विल बी द फोर्स। इसके बाद अगर आपको प्रेशर चाहिए होगा, देन वी ऑल नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा, L इंटू एल, दैट इज L²। क्यूबिकल था हमारे पास, L एज था, दैट्स L²। सो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1/3 mn/L³। L² को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा V²/n। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/3 स्मॉल m इंटू कैपिटल N को मैं अगर कैपिटल M लिखूंगा, विच इज़ बेसिकली द टोटल मास ऑफ द गैस टेकन, सो दैट विल बी इक्वल टू m/L³ इंटू सिग्मा V²/n आएगा हमारे पास, एंड दैट विल बी फर्दर रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लाइक दिस, सिग्मा V²/n, जहाँ पे मैं रो को डेंसिटी मानता हूँ। अंदर हर एक पॉइंट की डेंसिटी सेम है, मैंने बोला, तो रो इज़ बेसिकली डेंसिटी, यहाँ पे m इज़ बेसिकली द कैपिटल M मास। सो इन सब के टर्म्स में आप प्रेशर को गाइज इजीली लिख सकते हो, जहाँ पे सिग्मा V²/n जो आपके पास है, ये क्या है, दिस इज़ द एवरेज ऑफ द स्पीड्स स्क्वायर्ड, मतलब स्क्वायर करके, जैसे कि आपने स्पीड का स्क्वायर किया और उसका एवरेज ले लिया। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एवरेज ऑफ द स्पीड्स स्क्वायर्ड। इसको हम कैसे लिखते हैं, V² के ऊपर हम ऐसे बार लगा के इसको लिखते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड मीन स्क्वायर स्पीड। दस अगेन आप प्रेशर को अगर इनके टर्म्स में लिखोगे तो देखो हमारे पास प्रेशर कितना है, दैट इज़ 1/3 रो सिग्मा V²/n हमने निकाला था। अभी आप मीन स्क्वायर स्पीड के टर्म्स में लिखोगे प्रेशर को, तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू रो इंटू दिस V², ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ से अगर मैं डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम लिख दूंगा
तो ये हमारे पास PV हो जाएगा 1/3 इंटू m एंड दिस स्क्वायर। डेंसिटी को मैं मास अपॉन वॉल्यूम लिख दिया। अभी एक दूसरे तरीके से आप अगर लिखोगे तो PV को क्या लिख सकते हो 1/3, मैं जो कैपिटल M है उसको अगेन स्मॉल m इंटू कैपिटल N लिख रहा हूँ, क्योंकि n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा था, हर एक मॉलिक्यूल्स की मास हमारे पास स्मॉल m है। तो यहाँ पे आप इसको NM और ये V बार स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। तो ये डिफरेंट तरीके से गाइज आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हो, देयर इज़ नो हार्म इन इट। तो उन सबको मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया। अभी नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द RMS स्पीड। RMS स्पीड बेसिकली क्या होता है? द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड और RMS स्पीड। इसको बेसिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं VRMS, ऐसे लिखा करते हैं, एंड दस दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा V स्क्वायर अपॉन N। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो RMS ये है रूट मीन स्क्वायर। तो आप लेफ्ट से चलो, राइट से चलो, सबसे पहले स्क्वायर करो, उसके बाद मीन निकालो, उसके बाद रूट निकालो। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड। सबसे पहले स्क्वायर किया, जैसे अपने पास मान लो V1 V2 ऐसा वेलोसिटी है, तो सबसे पहले आप स्क्वायर कर लो सबका, उसके बाद मीन निकालो। सो ये 2 है हमारे पास, तो अपॉन 2 मीन किया, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालो लाइक दिस। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा है। सो इसके तहत अभी जो पीछे हमने पढ़ा इसको क्या लिख सकते हैं? V बार स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली दैट इज़ नथिंग बट VRMS स्क्वायर। इसको यहाँ VRMS स्क्वायर बोलो। देखो स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर चला जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ दिस। तो यहाँ से ये एक रिलेशन हमारा डेवलप हो गया। तो अभी जो हमने P को पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी 1/3 रो सिग्मा V स्क्वायर अपॉन N। तो सिग्मा V स्क्वायर अपॉन N को आप क्या लिख सकते हो? दैट इज़ VRMS स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर लाइक दिस। ये आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से VRMS को क्या लिख सकते हो? VRMS इज इक्वल टू 3P अपॉन रो डेंसिटी अंडर रूट, एंड दैट कुड ऑल्सो बी सिंप्लीफाइड एज रूट अंडर 3PV अपॉन M, बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट PV इज इक्वल टू वॉट 1/3 M V बार स्क्वायर। ये हमें पता है। तो यहाँ से आप PV के टर्म्स में भी ऐसे लिख सकते हो या 3P अपॉन रो के टर्म्स में यहाँ से लिख सकते हो। तो बोथ आर वन एंड द सेम थिंग गाइस। अभी इसके बाद देखते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस का टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिख सकते हो? K इज इक्वल टू सिग्मा हाफ MV स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ M इंटू N। N इज बेसिकली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट सिग्मा V स्क्वायर अपॉन N। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू वॉट? हाफ दिस स्मॉल m इंटू कैपिटल N, दिस इज कैपिटल M इंटू दिस VRMS स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली द टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज K अपॉन M। जो हमारे पास टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस आया था उसको डिवाइड बाय N कर दोगे, तो दैट विल बिकम द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो दैट विल बी इक्वल टू वॉट? हाफ M अपॉन N इंटू VRMS स्क्वायर। तो अगेन ये क्या हो जाएगा? M अपॉन N विल बी वॉट? M। सो हाफ M VRMS स्क्वायर हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ से देखो एक और चीज़ है, हमें पहले से पता है दैट इज PV इज इक्वल टू वॉट 1/3 M V बार स्क्वायर, दिस वी ऑलरेडी नो। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इस चीज़ को? इसको लिख सकता हूँ 2/3 इंटू 1/2 M VRMS स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। सो यहाँ से देखो PV क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे साइड में बताऊँ तो यहाँ से आप PV को लिख सकते हो फिर 2/3 इंटू दिस इज वॉट? दिस इज नथिंग बट K। ये K होगा, ये 2/3 K। सो K को देखो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू 3/2 PV। K इज इक्वल टू 3/2 PV हमारे पास निकल कर आ जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। दिस K इज वॉट? द एवरेज, not average, the total translational kinetic energy of all the molecules of a gas, so that is equal to 3/2 into PV. So ये चीज़ थी एक important finding। अभी यहाँ से बेसिकली हम एक अनदर टॉपिक पे जाते हैं गाइज, दैट इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर के बारे में अभी तक नहीं देखा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रेशर के साथ हमने देख लिया, नाउ we are going to see it in terms of temperature. So kinetic interpretation in terms of temperature. अभी देखो इसको पढ़ने से पहले हमें एक्चुअली में पता है कि जो हॉटर बॉडी होता है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, इंटरनल एनर्जी इज़ मोर, बट किसके कंपैरिजन में? वेल कोल्डर बॉडी के कंपैरिजन में। कोल्डर बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बेसिकली लेस होती है। सो दिस वी ऑलरेडी नो, एंड इसी के लिए हम बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है? हाई इंटरनल एनर्जी।
high temperature means high internal energy and low temperature means low internal energy. This we can easily say. Now, according to KTG, kinetic theory of gases, the internal energy of an ideal gas is basically the same as total translational kinetic energy of its molecule. जो total translational kinetic energy हमने पढ़ा है वो basically internal energy of an ideal gas के equal होता है. So that is basically according to the kinetic theory of gases, that is the internal energy of an ideal gas is the same as total translational kinetic energy of the molecules. और हमें total kinetic energy of the molecules पता है, translational kinetic energy, that is half m VRMS square. ये अभी हमने just पढ़ा. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि for a given sample of a gas, higher temperature का मतलब है high value of VRMS. Because देखो जो internal energy of an ideal gas है that is same as the total translational kinetic energy of the molecules, और total translational kinetic energy of the molecule हमें पता है that is half mVRMS. तो for a given sample of a gas अगर आप इसको constant मान ले रहे हो so ये VRMS पे ही डिपेंड करेगा. so अगर higher VRMS होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर है गैस की और लोअर VRMS होगा तो लोअर टेम्परेचर है वो गैस की. दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट VRMS फॉर अ गिवन सैम्पल ऑफ अ गैस. दिस फॉर अ गिवन सैम्पल ऑफ अ गैस. नाउ अभी हम एक दूसरी सिनेरियो में अज्यूम करते हैं कि लेट P एंड V बी द प्रेशर ऑफ द गैस एंड दिस इज द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T. So this is P is basically the pressure of the gas and V is basically the RMS speed of the molecule and उसको हम एक T टेम्परेचर पे मान रहे हैं. Similarly हमने माना PTR and VTR be the values of these quantities, in quantities की value, but now at triple point, that's why मैंने TR लिखा है. Triple point of water is what? That is 273.16 Kelvin. इस पे हमने माना है. And we are keeping the volume V the same as that at T. जो T पे वॉल्यूम है बेसिकली उतनी ही वॉल्यूम हम यहाँ पे भी रखे हैं विच इज़ बेसिकली V. सो अभी हम जस्ट पढ़े थोड़ी देर पहले दैट PV इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर. ये हमने डिराइव किया है. सो इस P को आप PTR के टर्म्स में भी लिख सकते हो एट सेम वॉल्यूम एंड दिस m VTR स्क्वायर लाइक दिस. ये हो जाएगा. अगर इन दोनों को आप डिवाइड करते हो तो हमारे पास क्या होगा P/PTR दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन VTR स्क्वायर. और हमें फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर पढ़ते हैं उसके तहत हमें पता है दैट P/PTR is basically equal to T/273.16 Kelvin. This we already know. So यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से और जो अभी हमने पीछे डिराइव किया P/PTR is equal to V square upon VTR square, उससे मैं क्या लिख सकता हूँ T is equal to 273.16 Kelvin upon VTR square this multiplied by V square. ये हम लिख सकते हैं. This is a very important finding. यहाँ से ही हमारी सारी चीज़ निकल कर आ गई गाइस. Now this VTR जो VTR हमारे पास है दिस इज बेसिकली द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल और किस पे है बेसिकली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है 16 केल्विन. सो ये एक गिवन गैस के लिए कांस्टेंट हो जाएगा. दिस VTR स्क्वायर या VTR बोल लो एक गिवन गैस के लिए कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है ये जो VTR हमारे पास है. सो यहाँ से जो ये हमें दिखा रहा है वो बेसिकली दिखा रहा है कि T इज प्रोपोर्शनल टू द VRMS स्क्वायर बिकॉज VTR स्क्वायर इज बेसिकली कांस्टेंट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है. So this basically shows that absolute temperature of a given gas, this is what absolute temperature of a given gas is proportional to the square of the RMS speed of its molecule. ये हमें यहाँ से पता चल गया. Now as the total translational kinetic of the energy of the molecule हमें पता है that is equals to half mVRMS square है like this. तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि this T is basically proportional to K. This we can say easily because T is proportional to this and this is in the definition of in the equation of टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो वहाँ से मैं T को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K लिख सकता हूँ. सो दिस इज व्हाट द प्रूफ इज. जो हमने पहले यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज सेम एज टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. और इंटरनल एनर्जी हमें पता है दिस इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ से आपको पता चलता है कि टेम्परेचर इज बेसिकली डायरेक्ट मेजर ऑफ टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. तो यहाँ से हमने इस चीज़ को प्रूव भी कर दिया गाइस. तो यहाँ से आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ गैस is proportional to the total translational kinetic energy of its molecules like this. Now we can write this. We have already proved this. इसके बाद let us now consider the mixture of two gases A and B. अभी हमारे पास समझ लो कि A और B हमारे पास दो गैस है. This is gas A and this is gas B and we are having the mixture of these two gases and let small m1 basically the mass of a molecule of the first gas. इसकी कोई एक मॉलिक्यूल का मास ये है और इसकी किसी एक मॉलिक्यूल का मास बेसिकली m2 है इस गैस के किसी एक मॉलिक्यूल का. Now
सपोज देयर इज अ कोलिजन हैपनिंग बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स, गैस ए के मॉलिक्यूल और गैस बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है. सो कोलिजन के कारण क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स है आपस में एनर्जी एक्सचेंज करेगी. सो उसके कारण क्या होगा, ऑब्वियसली जिस मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा. किसको, जिसके पास लोअर काइनेटिक एनर्जी होगी उसको. तो अगर ए के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो वो बी को लूज़ कर देगा अपनी काइनेटिक एनर्जी, लाइक दिस. तो ऐसा तब तक चलेगा जब तक वो एक स्टेडी स्टेट में नहीं आते, एक थर्मल इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं आते. नॉट स्टेडी स्टेट बट थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट. तो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद क्या होगा, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑल द मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो इक्वल हो जाएंगे आफ्टर कमिंग इनटू द थर्मल इक्विलिब्रियम. सो अगर V1 एंड V2 को मैं VRMS स्पीड मानता हूँ ऑफ गैस A एंड गैस B उस मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ से क्या होगा, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा. तो इसका मतलब है हाफ m1 v1 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर. ये हो जाएगा. सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब दो डिफरेंट गैसेज होंगे हमारे पास, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेज होंगे, तो वहाँ पे RMS स्पीड नहीं होगा जो बेसिकली इक्वल होगा. वहाँ पे बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होगी एट किसी गिवन टेम्परेचर T पे. तो ये यहाँ पे बेसिकली गौर करने वाली बात थी गाइस. पिछली बार हमने देखा यहाँ पे कि VRMS पे हो रहा है वो सारी बातें, बट यहाँ पे इट्स नॉट ओनली VRMS, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो बेसिकली इक्वल होगी. क्यों, बिकॉज द हेवियर मॉलिक्यूल्स विथ स्मॉल RMS स्पीड विल बी इक्वल टू लाइटर मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ लार्जर RMS स्पीड. तो यहाँ पे कुछ हेवियर लाइटर, क्योंकि देखो मासेस अलग अलग है मॉलिक्यूल्स की, तो वहाँ पे मास ज़्यादा है कम है वो भी पिक्चर में आएगी. दैट्स वाई सिर्फ VRMS इक्वल नहीं होगा, बल्कि पूरी काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी को आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा. तो ये बात थी मिक्सचर ऑफ गैसेस की गाइस. अभी चलो आगे बढ़ते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गाइस. अभी हम डिडक्शंस फ्रॉम दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखते हैं. तो सबसे पहला जो डिडक्शंस हम देखेंगे दैट इज बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में क्या बोलता है कि एट अ गिवन टेम्परेचर इज फिक्स्ड. एट अ गिवन टेम्परेचर the pressure of a given mass of a gas is basically inversely proportional to its volume. At a given temperature, the pressure of a given mass of a gas is inversely proportional to its volume. This is basically known as Boyle's law. तो हमने अभी पहले पढ़ा है थोड़ी देर पहले that PV is equal to what, 1/3 mn VRMS स्क्वायर. ये एक रिलेशन में हमने पढ़ा था अभी पहले. बहुत सारे रिलेशंस पढ़े थे जिसमें से एक ये भी पढ़ा था. एंड फॉर अ गिवन गैस we know that VRMS स्क्वायर जो हमने पढ़ा that is proportional to T, या T is proportional to VRMS स्क्वायर, one and the same thing. And because here हम पहले से माने कि at a given temperature, so temperature is constant, that's why VRMS भी जो होगा स्क्वायर that is constant. So यहाँ पे देखो this VRMS will be constant, this term constant हो गया हमारे पास. Also for a given mass of the gas small m and this capital N will be constant. So इसीलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं that is PV is equal to constant. And that's why P is inversely proportional to V and which is basically Boyle's law. तो आप देखो KTG से भी इसको आप प्रूव कर सकते हो. Now moving ahead, the second thing is basically Charles law. Charles law क्या बोलता है कि at a given pressure, now here pressure is constant, at a given pressure the volume of a given mass of a gas is proportional to its absolute temperature. This is what the Charles law is. So अभी जो हमारे पास इक्वेशन था PV is equal to 1/3 mn VRMS स्क्वायर, यहाँ पे अगर P कांस्टेंट है तो V विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, VRMS स्क्वायर. अगेन फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस दैट इज स्मॉल m एंड कैपिटल N अ कांस्टेंट, बट वी ऑल्सो नो दैट VRMS स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू T. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू T, जो कि चार्ल्स लॉ है. नाउ मूविंग अहेड, गे-लुसेक्स लॉ. ये क्या बोलता है कि एट अ गिवन वॉल्यूम, हियर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is basically proportional to its absolute temperature. So mass of gas हमें given है, volume constant है, वहाँ पे जो pressure P होगा वो basically proportional होगा to its absolute temperature, and this is basically Gay-Lussac's law. And this is also the definition of absolute temperature guys. यही definition है absolute temperature का. So ये Gay-Lussac's law is a very known law, मतलब ये काफ़ी known law है, इसमें किसी को confusion नहीं होनी चाहिए. So if one starts from the fact that VRMS स्क्वायर इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू T, और ये चीज़ हमें पता है कि V इज़ बेसिकली कांस्टेंट, तो अगेन उस इक्वेशन से जो PV इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m कैपिटल N VRMS स्क्वायर है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो V अपने पास कांस्टेंट है एंड दिस स्मॉल m कैपिटल N कांस्टेंट है, तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू VRMS स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ से.
एंड वी आर एम एस स्क्वायर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टी. सो दिस इज व्हाट Gay-Lussac's लॉ, ऐसे प्रूफ हो गया. नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज एवोगाड्रोज लॉ. ये लॉ में क्या बोलता है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों की बात की जा रही है. एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all gases contains equal number of molecules. So this is about all the gases. Read this statement very carefully. At the same temperature and pressure, temperature and pressure आपने सेम रखा है और बहुत सारी गैसेस को ले लिया और उन सारे गैसेस को वॉल्यूम को इक्वल कर दिया. तो जैसे ही उन सारी गैसेस की वॉल्यूम इक्वल होगी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आप उनके मॉलिक्यूल्स को काउंट करोगे तो वो सारे मॉलिक्यूल्स के नंबर जो है वो सेम आएंगे. सो इसके लिए लेट अस टेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस जो कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा हुआ है, और वहाँ पे लेट अस टेक स्मॉल m1 बेसिकली दी मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द फर्स्ट गैस. फर्स्ट गैस का मास ऑफ मॉलिक्यूल है, सेकेंड गैस का m2 ले लो, फर्स्ट गैस के जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है n1 ले लो, सेकेंड गैस के n2 ले लो, p बेसिकली कॉमन प्रेशर हो गया एंड v बेसिकली कॉमन वॉल्यूम हो गया. सो यहाँ पे दो गैसेस हमने कंसिडर किया है. जो फर्स्ट गैस का मॉलिक्यूल है उसकी मास m1 है, उसका नंबर n1 है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सेकेंड गैस का m2 है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 है, और जो कॉमन प्रेशर और वॉल्यूम है वो बेसिकली p एंड v है. सो यहाँ से हमने एक इक्वेशन पढ़ा है, उसके तहत लिख सकते हैं. हमने इक्वेशन क्या पढ़ा है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है बेसिकली. यहाँ पे हम फर्स्ट मॉलिक्यूल का VRMS V1 मानते हैं, सेकेंड मॉलिक्यूल का जो VRMS है उसको V2 मानते हैं. तो उसके तहत और ये इक्वेशन लगाने के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 V1 स्क्वायर फॉर फर्स्ट, और सेकेंड के लिए क्या लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 V2 स्क्वायर, लाइक दिस. अब देखो ये पी वी दोनों में सेम है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो. इन दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या लिख सकते हो, दैट इज n1 m1 V1 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू n2 m2 V2 स्क्वायर. ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे इजीली. उसके बाद देखो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर्स भी इक्वल बोला गया, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब क्योंकि सेम टेम्परेचर पे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के होंगे वो सेम होंगे दोनों गैसेस के लिए. सो दैट्स व्हाई वहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी को भी सेम कर सकता हूँ. हाफ m1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 V2 स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ बिकॉज टेम्परेचर्स आर सेम. और फिर इन दोनों को यूज़ करने के बाद आप देखो यहाँ पे n1 इज इक्वल टू n2 आ गया आफ्टर रिजॉल्विंग दीज टू. सो दिस इज द proof of Avogadro's law, that is at the same temperature and pressure equal volumes of all gases contains equal number of molecules, n1 is equal to n2. Moving ahead, now let us study about Graham's law of diffusion. ये law basically क्या बोलता है कि when two gases at the same pressure, suppose gas A है gas B है and pressure same है, same pressure is basically constant. So when two gases at the same pressure and same temperature is also constant, are allowed to diffuse into each other. अगर इन दोनों को आपस में डिफ्यूज़ करने दिया जाए एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा हर एक गैस का, लाइक गैस ए का या गैस बी का, हर एक गैस का, गैस ए एंड गैस बी, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा दैट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस. सो अगर ए की आप रेट ऑफ डिफ्यूजन देखोगे तो रूट अंडर ऐसा होगा 1/रूट अंडर डेंसिटी ऑफ ए, और बी की अगर देखोगे तो ये होगा लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज. तो इसको बेसिकली प्रूव करने के लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको मैं RMS स्पीड मान सकते हैं हम, VRMS. द रेट ऑफ डिफ्यूजन कैन बी अज्यूम टू बी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी से ही डिफ्यूजन कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो आप VRMS से उसको कंपेयर कर सकते हो. दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, वहाँ से आप उसको रिलेट कर सकते हो. तो अगर मान लो कि R1 एंड R2 रेट्स ऑफ डिफ्यूजन है दो गैसेस का, तो आप R1/R2 को क्या लिख सकते हो, रेशियो को आप लिख सकते हो V1 RMS अपॉन V2 RMS, ऐसे लिख सकते हो आप, अगर RMS को आप कहीं ना कहीं रेट ऑफ डिफ्यूजन के तरीके से सोच रहे हो तो यहाँ से हमें एक और चीज़ मालूम है, VRMS हमने जस्ट फाइंड आउट किया है, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 3p अपॉन रो, 3 प्रेशर अपॉन रो, डेंसिटी के टर्म्स में हमें पता है. सो अगर प्रेशर ऑफ द टू गैसेस सेम है, जैसा कि हमने पहले अज्यूम किया एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो जब सेम है तो यहाँ से आप V1 RMS अपॉन V2 RMS, इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ ρ2 बाई ρ1 लिख सकते हो, लाइक दिस. और यहाँ पे हमने देखा कि R1/R2 इज V1 RMS अपॉन V2 RMS ये होता है, तो यहाँ से आप R1/R2 को क्या लिख सकते हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1. सो दिस इज बेसिकली द प्रूफ ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि ग्राहम्स लॉ ऑफ बेसिकली डिफ्यूजन है. नाउ मूविंग अहेड, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या बोलता है कि
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। सपोज करो आपके पास बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, ए है, बी है, सी है, मैंने मॉलिक्यूल्स को लिया है, उनका मिक्सचर है आपके पास किसी कंटेनर में, मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस है, और आपको इन सब का प्रेशर निकालना है, मतलब उस जिस कंटेनर के अंदर रखा हुआ उस कंटेनर के वॉल्स पे कितना प्रेशर लग रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज गैसेस, जो सेवरल गैसेस उसके अंदर है। तो वो बेसिकली किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय ईच गैस ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ द मिक्सचर। सो अगर एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मान लो बहुत सारे गैसेस के मिक्सचर हैं, दिस इज ए के मॉलिक्यूल्स हैं, बी के मॉलिक्यूल है, सी के मॉलिक्यूल है, इन सारे मिलाकर जो इसके वॉल्स पे प्रेशर लगा रहे, जो टोटल प्रेशर है, वो टोटल प्रेशर को आप कैसे लिख सकते हो? अगर सेम ए जो गैस है हमारे पास, ए गैस के जो मॉलिक्यूल है उसको सेम, इसकी अगर वॉल्यूम वी है टोटल वॉल्यूम, तो सेम वॉल्यूम में ए को रख दो एक बार, सेम वॉल्यूम में बी को रख दो एक बार, सेम वॉल्यूम में सी को रख दो एक बार। तो जो ए यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है वो P1 होगा, जो बी लगा रहा है वो P2 होगा, और जो सी लगा रहा है वो P3 होगा। तीनों की वॉल्यूम वी है। तो इन तीनों प्रेशर को आप ऐड करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर इन दिस केस। दिस इज व्हाट बेसिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज। सो अगर आप मान लो यहाँ पे ए के N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बी के N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और सी के मान लो N3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सरफेस बेसिकली मान लो किसी एक सरफेस की अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैं फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ लाइक दिस। सो दिस इज सपोज सरफेस ए, और यहाँ पे हमारे पास ए बी सी तीन मॉलिक्यूल है। तो ए के मान लो N1 है, बी के मान लो N2 है, सी के मान लो N3 है। तो जो फोर्स लगाएंगे ऑन द वॉल्स ऑफ सरफेस ए, वो बेसिकली आप F को क्या लिखोगे? दैट इज फोर्स बाय N1 मॉलिक्यूल प्लस फोर्स बाय N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस फोर्स बाय N3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे लिखोगे। सो दैट विल बी इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे लिखोगे। तो प्रेशर यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रेशर विल बी इक्वल टू F1 अपॉन ए प्लस F2 अपॉन ए प्लस F3 अपॉन ए, ऐसे लिखोगे आप प्रेशर। अब अगर आप बोल रहे हो कि सिर्फ ए गैस को आप इस कंटेनर में रख दोगे अलोन, ए गैस इज अलोन इनसाइड दिस कंटेनर, तो जो उसके N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बेसिकली F1 फोर्स लगाएंगे ऑन द वॉल, और अगर प्रेशर उस केस में आप P1 ले रहे हो, सो दैट P1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? F1 अपॉन ए, तभी ये चीज़ ट्रू होगी, वरना ये चीज़ ट्रू नहीं होगी। देखो P इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो आप अगर सिर्फ अकेले N1 वाले गैस मतलब ए गैस को डालोगे, उसके N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डालोगे, तो उसको इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा F1 अपॉन ए। सिमिलरली अदर गैस के लिए केसेस में F2 अपॉन ए एंड F3 अपॉन ए, और तभी वहाँ से आप P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 लिख सकते हो गाइस, ऐसा। सो जिसको मैं अभी थ्योरेटिकली बताया उसको देखो प्रैक्टिकली आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो। इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी। नाउ मूविंग अहेड, लेट अस नाउ स्टडी द आइडियल गैस इक्वेशन। फॉर दिस लेट अस कंसिडर अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस। हमारे पास आइडियल गैस का सैंपल है, दैट इज एट अ प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। ये तीन पैरामीटर्स पे है हमारे पास आइडियल गैस का सैंपल। लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड V बी द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्मॉल m बेसिकली मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। ऑल्सो मानो कि VTR जो है हमारे पास, दैट इज द RMS स्पीड ऑफ द गैस एट द ट्रिपल पॉइंट, 273.16 केल्विन पे RMS स्पीड हमारे पास गैस मॉलिक्यूल का। तो इसके तहत हमने इक्वेशन पे एक पढ़ा है, दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mn v स्क्वायर, दिस इज VRMS बेसिकली। तो वहाँ से हम मतलब इस चीज़ को हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, दिस वी ऑलरेडी स्टडीड। एंड हमने ये भी पढ़ा है दैट T इज इक्वल टू 273.16 केल्विन अपॉन VTR स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर। यहाँ से आप V स्क्वायर को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ T, दैट इज VTR स्क्वायर अपॉन 273.16 केल्विन, दिस मल्टीप्लाइड बाई T, वी कैन राइट हियर। इस एक्सप्रेशन ऑफ V स्क्वायर को आप इस पे जब पुट करोगे तो क्या होगा देखो यहाँ से, PV इज इक्वल टू N इंटू 1/3 mVTR स्क्वायर अपॉन 273.16 केल्विन, दिस मल्टीप्लाइड बाई T, ये लिख सकते हैं हम यहाँ से। नाउ यहाँ से देखो हमें क्या पता है, जो हाफ mVTR स्क्वायर है ये क्या है बेसिकली हमारे पास, दिस इज बेसिकली द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एट द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है। और हमें ये भी पता है कि एट अ फिक्स टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर फिक्स है जैसे कि यहाँ पे है ट्रिपल पॉइंट, सो टेम्परेचर इज फिक्स्ड, उस केस में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो सारे गैस के लिए सेम होता है, इज सेम फॉर ऑल द गैसेज। ये बेसिकली हमें कहाँ से पता है, हाफ m1 v1 स्क्वायर जो अभी हमने पढ़ा था इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर पढ़ा था,
तो यहाँ से हमें ये स्टेटमेंट पता है, एंड दैट्स वाई जो हाफ एम वी टी आर स्क्वायर होगा दैट विल बी बेसिकली यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसीलिए इस इक्वेशन को मैं पी वी को एन के टी यहाँ पे लिख सकता हूँ, जहाँ पे के को मैंने क्या अज्यूम किया है, के जो हमारे पास है दैट इज दिस 1/3 एम वी टी आर स्क्वायर अपॉन 273.16 केल्विन ले लिया। सो देखो पी वी इज इक्वल टू एन के टी मैंने ले लिया, और इस के को बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस के इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दिस के इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट बेसिकली। अभी मान लो कि हमारे पास n मोल्स ऑफ गैस है, तो जब n मोल्स ऑफ गैस है तो हम कैपिटल N को क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉट स्मॉल n हियर, माई मिस्टेक, दिस इज बेसिकली कैपिटल N, यहाँ पे कैपिटल N होगा, ये देखो दिस इज कैपिटल N। सो अगर n मोल्स है तो हम कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या लिख सकते हैं, n इंटू Na लिख सकते हैं, जहाँ पे Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, मैंने बता चुका हूँ, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ से जब आप उसको सब्सटीट्यूट करोगे अभी ऊपर, तो पी वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, n इंटू Na के टी लाइक दिस। तो यहाँ से पी वी क्या हो गया, n, दिस इज R T, ये अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन आ गया, और परफेक्ट गैस इक्वेशन आप इसको बोल सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन बोल सकते हो, जहाँ पे R कितना आ गया हमारे पास, Na इंटू के, एंड दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लाइक दिस। सो दिस इज equation of state of an ideal gas, PV is equal to nRT. So this is about the equation of ideal gas, guys. Now let us discuss about RMS speed in terms of temperature. So देखो अभी हमने पढ़ा, we already know from one of the relations जो हमने पहले पढ़ा, that is PV is equal to 1/3 small n capital N VRMS square. This relation we already know. And अभी ऊपर में हमने क्या पढ़ा, ideal gas equation से PV is equal to NKT, ये हमने पढ़ा। अगर मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म्स में नहीं बल्कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में लिखो तो इन दोनों से क्या आप डेवलप कर सकते हो, दैट इज 1/3 एम वी आर एम एस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के टी। यहाँ से वी आर एम एस कितना आ जाएगा आपके पास, वी आर एम एस विल बी इक्वल टू √3 के टी अपॉन स्मॉल एम। इसको फर्दर आप कैसे भी लिख सकते हो, √3 के ऊपर Na और नीचे Na से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे लाइक दिस एवोगाड्रो नंबर से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 RT अपॉन m0, जहाँ पे देखो m0 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू Na क्या होगा, ये नथिंग बट मॉलिकुलर वेट होगा, जो भी मॉलिक्यूल है उसका मॉलिकुलर वेट होगा। तो आप इस टर्म्स में भी बेसिकली T के टर्म्स में आप VRMS को ऐसे लिख सकते हो गाइज। अभी देखते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल को आप कैसे लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल आपको पता है दैट इज हाफ m VRMS स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा है। सो दैट विल बी इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ m VRMS को अभी क्या लिख सकता हूँ, 3 KT अपॉन m, अभी ऊपर वाले रिलेशन से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 KT आ जाएगा। सो दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स लिखना हुआ U, तो उसको क्या लिखोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे आप उसको, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा 3/2 KT, इसको क्या लिख सकते हो 3/2 nRT, अगेन यूजिंग द सेम रिलेशन। नाउ अभी एवरेज स्पीड आप देखोगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ स्पीड अपॉन n, ये RMS स्पीड से समवॉट स्मॉलर होगा, और इसको भी आप निकाल कर दिखा सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू 8 KT अपॉन पाई m या √8 RT अपॉन पाई m0, ऐसा। दिस इज द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स 3/2 nRT, और यहाँ से सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 KT निकल गई। ऊपर हमने VRMS भी डिस्कस कर लिया गाइस। सो दीज आर ऑल अबाउट द स्पीड्स, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड ऑल दोज थिंग्स गाइस। बट यहाँ पे देखो, अभी आप ध्यान से सुनना ये बात कि ये बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत रैंडम इन नेचर है। तो अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस अगर रेस्ट में भी है तो भी ये सारे मोशंस हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस है वो रेस्ट पे अज्यूम किया गया है, और जो भी रोटेशन है अबाउट द सेंटर ऑफ मास उसको भी एब्सेंट किया गया है। एंड एनी सिस्टमेटिक मोशन ऑफ अ गैस, मान लो कि आपके पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर की कोई सिस्टमेटिक मोशन है, जैसे मान लो ये किसी ट्रेन पे रखा हुआ है और वो ट्रेन इस तरफ मूव कर रही है, तो उस सिस्टमेटिक मोशन का टेम्परेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई है
इस कंटेनर की, और क्योंकि उसमें गैस रखा हुआ है तो गैस की भी, बट ये सिस्टमेटिक है। तो इस मोशन के कारण जो ट्रेन पे रखा हुआ है, ट्रेन की वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो इसकी भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, बट उसके कारण टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो ये आपको क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए गाइज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखो, अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड लूँ, मान लो कि एक सैंपल है हमारे पास, एक कंटेनर में सैंपल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, और उस सैंपल में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ दी आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट सम टेम्परेचर से 300 केल्विन, तो उस टेम्परेचर पे जो आप मेजर करके बताओगे, बोलोगे 480 मीटर्स पर सेकेंड, इतना होगा। बट क्या ये 480 मीटर्स पर सेकेंड जो आरएमएस स्पीड है वो हर एक मॉलिक्यूल का होगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसका स्पीड 480 से कम होगा, लेस होगा, और बहुत सारे का स्पीड 480 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ही मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काम में आता है, जहाँ पे मैक्सवेल ने बेसिकली एक रिलेशनशिप के तहत बताया है कि व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड। स्पीड पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे हो रही है। सो उसको देखो, इक्वेशन को अगर मैं dn को मानता हूँ रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड v और v प्लस dv के बीच में है, इन बिटवीन द स्पीड ऑफ v एंड dv। तो जो एक हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज dn इज इक्वल टू 4 पाई n m अपॉन 2 पाई kt टू द पावर 3 अपॉन 2 v स्क्वायर e टू द पावर माइनस m v स्क्वायर अपॉन 2 kt मल्टीप्लाइड बाई dv। यहाँ से आप dn अपॉन dv निकाल लोगे। इसको जब आप प्लॉट करोगे तब आपको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगी। सो दिस इज बेसिकली द प्लॉट ऑफ dn अपॉन dv अगेंस्ट द स्पीड, और दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से भी हमें आसानी से दिख रहा है गाइज कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी स्पीड जो है वो मीन स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे की कम है। तो यहाँ से एक टर्म डिफाइन होता है नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दिस वन। ये यहाँ की जो स्पीड है दिस एंड दिस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 2 kt अपॉन स्मॉल m। सो दिस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज व्हाट? द स्पीड टू विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिलोंग्स एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ 2 kt अपॉन स्मॉल m, वेयर k इज बेसिकली नथिंग बट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट वी ऑल नो। नाउ इज द टाइम टू डिस्कस समथिंग अबाउट रियल गैस एंड आइडियल गैस। अगर थोड़ा सा इस पर डिस्कशन हो जाए तो इट विल बी गुड। सो आइडियल गैस को परफेक्ट गैस बोलते हैं, उसकी इक्वेशन हमें मालूम है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, दैट वी नो। बट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस रियल गैस? सो रियल गैस का इक्वेशन है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V माइनस B इज इक्वल टू nRT। दिस इज बेसिकली द वैंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ रियल गैस। एक्चुअली रियल गैस के बहुत अलग अलग काइंड ऑफ इक्वेशंस है, बट दिस इज वैंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ अ रियल गैस। सो ये कोई सा भी गैस, मान लो कोई भी रियल गैस है, उसको आप आइडियल गैस कब अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, परफेक्ट गैस कब अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, ये पता होना चाहिए। तभी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ही कम कर दी गई है, काफ़ी लो प्रेशर भी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी है। सो डेंसिटी बहुत कम कर दी गई है, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि काफ़ी लो डेंसिटी पे आप रियल गैस को आइडियल गैस अज्यूम कर सकते हो विथ वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन। सो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो रियल गैस के लिए आइडियल गैस के कंपैरिजन में डिफरेंट क्यों है? व्हाट इज दिस A एंड व्हाट इज दिस B? वेल, हमने आइडियल गैस के केस में माना था दैट द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एवरेज सेपरेशन बिटवीन देम, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में साइज ऑफ द मॉलिक्यूल को आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हो इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन। तो एक उसका फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होता है, देयर इज एक्चुअली सम मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो उन दो फैक्टर्स को बेसिकली लेके वैंडर वाल सर ने ऐसा इक्वेशन डेवलप किया था फॉर रियल गैस, जहाँ पे जो स्मॉल a है दैट इज रिलेटेड टू द एवरेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फैक्टर है, और जो B है दैट इज रिलेटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस मीडियम। वेल, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस मीडियम Vs कैन बी रिटन एज गामा P by rho, where gamma is basically Cp upon Cv. This Cp upon Cv is basically specific heat at constant pressure, specific heat at constant volume. So specific heat capacity at constant pressure and constant volume है this gamma. We will basically study about this in the future lecture, that Cp and Cv. But अभी के लिए velocity of sound in gas medium को आप देख लो, under root of gamma P by rho, where P is pressure, gamma is basically adiabatic index
और CP/CV बोल सकते हो, and rho is basically the density of that gas at a particular temperature. So this can be further resolved to under root of gamma RT upon molecular weight, that is equal to under root of gamma KT upon this small mass of that particular molecule. अभी कुछ चीज़ें देखी गई है, like at any temperature, किसी टेम्परेचर T पे जो VRMS होता है that is always greater than V mean speed, that is greater than V most probable speed, that is greater than V sound. So sound की जो velocity होती है वो सबसे कम होती है किसी भी given temperature पर, this is always true. उसके बाद किसी for a gas, मतलब किसी एक particular gas के लिए at any temperature T के लिए जो VRMS by V sound होता है आप उसको कैलकुलेट करोगे, निकालोगे, so that will be equal to under root of 3 upon gamma and VRMS upon V most probable speed क्या होता है, that is equal to root under 3 upon 2. So ये सब आप खुद भी निकाल के गाइस देख सकते हो, सारे रिलेशनशिप अभी आपको पता है, so you can easily find these things. Now moving ahead, the next topic is very important, that is degree of freedom. So the number of independent ways in which a molecule or an atom can exhibit motion or have energy is basically termed as the degree of freedom. इसको दूसरे तरीके से भी आप बता सकते हो, देयर आर बेसिकली टू वेज ऑफ सेइंग दिस. एक तो ऐसा जैसे मैंने बताया, एक दूसरा है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द डायनेमिकल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेट मी राइट बोथ ऑफ दीज. सो दीज टू आर दी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिसका आपको क्लैरिटी मिलेगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम पता ही नहीं चलता है कि होता क्या है. दे डोंट नो इट, बस दे नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एफ कैसे निकालना है ये सब पता है, बट एक्चुअल में उनको नहीं पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते होता क्या है. सो इसका अगर मैं एग्जांपल्स देखूं तो सबसे पहले सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज जस्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो जब एक डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है तो इसकी सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है. डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैसे हो सकती है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल ट्रांसलेशनल हो सकती है. फर्स्ट 3 ट्रांसलेशनल मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में रेक्टिलिनियरली मूव कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है. सेकेंड 3 रोटेशनल में देखो क्या होता है, एक्स के अबाउट ऐसे घूम सकता है, वाई के अबाउट ऐसे घूम सकता है, जेड के अबाउट ऐसा घूम सकता है. सो दैट इज 3 रोटेशनल. एंड थर्ड इज 3 वाइब्रेशनल भी हो सकता है, मतलब तीनों एक्सिस के अबाउट, जैसे एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे वाइब्रेट कर रहा है. सो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर पॉसिबल. जो मैक्सिमम है तो 9 मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है. सो अभी एक ब्लॉक के केस में बताया सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप पढ़ चुके वो देखोगे ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है, एक वाई के डायरेक्शन में, एक एक्स के डायरेक्शन में, ट्रांसलेशनल मोशन का. अगर आप स्फीयर को देखोगे, मान लो कि कोई प्योर रोलिंग कर रही है स्फीयर, तो प्योर रोलिंग करने वाले स्फीयर का सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा देखो रोटेट कर रही है अबाउट इट सेंटर, एंड दैट्स वाई इट हैज़ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो अगर नाउ अभी हम इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिफरेंट गैसेस के लिए देखें एज पर द एटॉमिसिटी ऑफ गैस एट लो टेम्परेचर, तो वो बेसिकली क्या होगा. तो सबसे पहले देखो, जो सबसे फर्स्ट केस देख रहे हैं दैट इज़ फॉर द मोनोएटॉमिक गैसेस. मोनोएटॉमिक गैसेस जैसे एग्जांपल के तौर पे आप आर्गन ले सकते हो, नियॉन ले सकते हो, या आइडियल गैसेस ले सकते हो, ये सारे एग्जांपल है. इसके लिए ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल. वाइब्रेशन के बारे में डिस्कस नहीं करते बिकॉज वाइब्रेशनल इज बेसिकली ओनली एट हाई टेम्परेचर्स. सिर्फ बहुत हाई टेम्परेचर्स पे ही वाइब्रेशनल काइनेटिक एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलती है, जनरली नहीं देखने को मिलती है. सो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, इन दोनों के बारे में देखते हैं. तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए हमारे पास 3 ट्रांसलेशनल होता है, एक भी रोटेशनल नहीं होता है. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में, लाइक दिस. सेकेंड डायटोमिक गैसेस का जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सारे हैं एटसेट्रा. इनका क्या होता है, 3 ट्रांसलेशनल होता है और 2 रोटेशनल होता है. तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते हो, एक्स, वाई, जेड, इन 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल हो गया, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट मान लो रोटेशनल हो गया. सो 3 और 2 टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए. थर्ड इज बेसिकली व्हाट, ट्राइएटॉमिक. ना ट्राइएटॉमिक में एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है. तो लेट मी फर्स्ट डिस्कस लीनियर. लीनियर में क्या होगा, जैसे CO2 है, C2H2 है, ये सब एंगल में नहीं होता है, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एंगल्स नहीं होते. जैसे CO ऐसा डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना, कोई एंगल में नहीं बना, बट H2O वगैरह देखोगे तो एंगल में, तो वो नॉन लीनियर होता है. तो इस केस में ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशन होता है एंड 2 रोटेशन होता है. सेम जैसे CO2 आप देखोगे लाइक दिस, तो इधर इधर और इधर ट्रांसलेट कर सकता है.
रोटेट इधर और इसके अबाउट कर सकता है, ऐसा कुछ। तो एक्स वाई जेड अगर आप लोगे तो कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हो। फोर्थ, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, जैसे एग्जांपल आप बोल सकते हो H2 हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया, तो इनको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। तो इनके 3 ट्रांसलेशन होते हैं एंड 3 रोटेशन होते हैं। सो इसके टोटल 5 थे, इसके टोटल 6 होते हैं। ये किसी भी एक्सिस के अबाउट मूव कर सकता है, मतलब रोटेट कर सकता है, इस एक्सिस के अबाउट भी, इस एक्सिस के अबाउट भी, इस एक्सिस के अबाउट भी। ट्रांसलेशन तो तीनों एक्सिस के अबाउट कर ही सकता है। सो दैट्स वाई टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो गए। तो अभी जो मैं बात बोल रहा था कि हाई टेम्परेचर्स पे वाइब्रेशन देखने को मिलती है, तो अगर आप हाई टेम्परेचर्स की डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करोगे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई टेम्परेचर पे, सो हाई टेम्परेचर पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाती है। 5 जो ये वाला पढ़ा है मैंने वो, प्लस 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाती है, तो टोटल 7 हो जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था टू नोट कि हाई टेम्परेचर पे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाती है गाइस। नाउ मूविंग अहेड, लेट अस नाउ स्टडी अबाउट मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज हाफ kT, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे। मतलब क्या बोल रहा है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, सपोज करो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल हमारे पास Ke है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को सेम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो Ke/3, Ke/3, Ke/3 समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। और जो एनर्जी एसोसिएटेड है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, दैट इज हाफ kT। सो फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस के लिए आप देखोगे तो अपने पास जो एनर्जी रिलेटेड होगा विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो कितना है, हाफ kT है। सो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतना, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F हुआ तो कितना हो जाएगा, F/2 kT होगा, एनर्जी रिलेटेड विथ ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस लेता हूँ, सो मोनोएटॉमिक गैस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, तो वहाँ से आप इक्विपार्टीशन एनर्जी के तहत क्या लिख सकते हो कि हाफ mv/rms² दैट विल बी इक्वल टू 3/2 kT, लाइक दिस। ये आप लिख सकते हो गाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर गाइज, विच इज़ नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि थर्मल फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो गई, अभी थर्मल फिजिक्स काफ़ी बाकी है, लाइक थर्मोडायनेमिक्स बाकी है, हीट ट्रांसफ़र बाकी है, अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ मैंने नहीं पढ़ा, तो अभी चीज़ें थोड़ी बहुत बाकी है। थर्मल एक्सपेंशन नहीं पड़ा ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तो वो सारी चीज़ें अभी बाकी है। तो ये बस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड हुआ है गाइज। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे के चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।